हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयुष चौपाल। मैं आशुतोष। आधुनिक भारत के आज के इस खंड में हम बात करेंगे अंग्रेजों के भारत में विजय की। तो आइए देखते हैं। आज जो महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग देखेंगे वह है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, बंगाल का अधिग्रहण, पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और युद्ध के परिणाम। तो सबसे पहले हम देखेंगे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को, और इसको देखने से पहले हम इसकी नींव को देखेंगे कि ये आखिर शुरू कहाँ से हुई। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा कि भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस और फ्रांसीसी आए थे। एक छोटा सा टैक्स चुकाकर भारतीय क्षेत्रों में व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने लगे थे। समय के साथ इन व्यापारिक कंपनियों की महत्वाकांक्षा बढ़ती गई और भारतीय राजाओं के लालच और उनकी आपसी ईर्ष्या का फायदा उठाकर ये अपने पांव पसारने लगे। 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते जब मुगल शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई थी, खत्म हो गई थी, तो उसका लाभ इन कंपनियों को मिला। परंतु बाकी कंपनियां जैसे पुर्तगाली और डच कंपनियां अंग्रेजों से हारकर वापस लौट चुकी थीं। अब भारत में दो शक्तियां बची थीं, एक फ्रांसीसी शक्ति और दूसरी अंग्रेजी शक्ति। फलस्वरूप इनका टकराव शुरू हुआ और इस टकराव के फलस्वरूप इनके बीच 3 युद्ध हुए, जिसे हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। तो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध को, जो कि 1746 से लेकर के 1748 के बीच में हुआ। इसे सैन टोमे का युद्ध भी कहा गया है। यह फ्रांसीसी सेना और अंग्रेज समर्थित कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच में हुआ। इसका अंत 1748 में एक्सला शैपल की संधि के साथ हुआ। इसमें फ्रांसीसी जीत गए और इस जीत का मुख्य कारण था कि फ्रांसीसियों की सेना और तोपखाना बहुत ही सुव्यवस्थित थी, जिसका अभाव अंग्रेजों में दिखता था। इस युद्ध ने भारतीय राजाओं की कमियों को भी उजागर किया कि आधुनिक अस्त्र शस्त्र की जहाँ तक बात आती थी, भारतीय राजा इस मामलों में पिछड़े थे। भारतीय राजाओं की सेनाएं विशाल जरूर थीं, मगर आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण के अभाव में कमजोर थी, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब दूसरा कर्नाटक युद्ध, जो कि 1749 से 1754 के बीच में हुआ। हैदराबाद के संस्थापक निजामुल मुल्क की 1748 में मृत्यु हो गई और उसके बाद उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। इनके बेटे नासिर जंग और पौत्र मुजफ्फर जंग के बीच। कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच गद्दी के लिए संघर्ष शुरू हो गया। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग का समर्थन किया, वहीं अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन और नासिर जंग का। हैदराबाद में अंग्रेज समर्थित नासिर जंग मारा गया और फ्रांसीसियों द्वारा समर्थित मुजफ्फर जंग नवाब बन गया। मुजफ्फर जंग ने प्रसन्न होकर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को मसूलीपट्टनम और पांडिचेरी का क्षेत्र प्रदान किया और डुप्ले को कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र का गवर्नर बनाया। बाद में बढ़ते टकराव को रोकने के लिए पांडिचेरी की संधि हुई। पांडिचेरी की संधि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुई, जिसके तहत मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया गया। अब तीसरे कर्नाटक युद्ध को देखते हैं, जो कि 1758 से 1763 के बीच में हुई। यह ऑस्ट्रिया इंग्लैंड के बीच प्रशा में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार था। फ्रांस ऑस्ट्रिया को, जबकि इंग्लैंड प्रशा को समर्थन दे रहे थे। 1760 में वांडीवाश का युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। 1761 में पांडिचेरी पर अंग्रेजी अधिकार हो गया। 1763 में पेरिस की संधि हुई। इसके अनुसार अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की फैक्ट्रियां लौटा दी। अब फ्रांसीसी भारत में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में समाप्त हो चुके थे। अब वो एक मुख्य शक्ति नहीं रहे थे। फ्रांसीसियों की हार और अंग्रेजों की विजय के कारणों को अगर हम देखेंगे, तो अंग्रेजों का सैनिक संगठन फ्रांसीसियों से श्रेष्ठ था। फ्रेंच कंपनी सरकारी नियंत्रण में युद्ध लड़ रही थी, जबकि अंग्रेज कंपनी सरकारी नियंत्रण से मुक्त थे। और आर्थिक दृष्टिकोण की हम बात करें तो फ्रेंच कंपनी आर्थिक दृष्टिकोण से भी अंग्रेजों की तुलना में कमज़ोर थे और उनमें दूरदर्शिता का अभाव था।
अब बंगाल अधिग्रहण को हम देखते हैं। 1757 से 1764 के बीच बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम अपनी संप्रभुता कायम रखने में असफल रहे। फलस्वरूप कंपनी का शासन प्रभावी हुआ। इसका मुख्य कारण था 1717 में शाही फरमान, जो कि फर्रुखशेर के द्वारा जारी किया गया था। इसके अनुसार सिर्फ 3000 वार्षिक में पूरे व्यापारिक शुल्क, सीमा शुल्क और अन्य करों से मुक्ति मिल गई थी। इससे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को राजस्व हानि हुई थी। बढ़ते तनाव से सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण करके अंग्रेजों को भागने पर विवश कर दिया। बदले में अंग्रेजों ने चंद्रनगर को जीता, जिससे नवाब को झुकना पड़ा और धीरे धीरे इसी टकराव के कारण पलासी के युद्ध की नींव पड़ी। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के बीच। नवाब के प्रधान सेनापति मीर जाफर और दीवान राय दुर्लभ का बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से विश्वासघात का होना सबसे बड़ी वजह थी पलासी के युद्ध की। सिराजुद्दौला की पराजय इस युद्ध में हुई और अंग्रेजों के संरक्षण में मीर जाफर अब एक कठपुतली नवाब बन गया था, जिसकी सारी डोर अंग्रेजों के हाथ में थी। मगर धीरे धीरे अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी और मीर जाफर उन मांगों को पूरा करने में असमर्थ रहा। परिणाम स्वरूप इसको पद से हटा दिया गया और मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाया गया। मीर कासिम अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया और यूरोपीय मॉडल पर अपनी सेना का सुदृढ़ीकरण, तोप तथा बंदूक का कारखाना मुंगेर में लगाया। फिर धीरे धीरे इसने सभी आंतरिक व्यापारिक करों को समाप्त कर दिया, जिससे अंग्रेज असंतुष्ट हो गए, जिसके कारण अंग्रेजों ने मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया, जिसे बक्सर के युद्ध की नींव पड़ी। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। मीर कासिम, शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे, और शाह आलम जो उस समय तत्कालीन मुगल सम्राट थे, ये सब एक तरफ थे और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। इसमें फिर से अंग्रेजों की विजय हुई और यह ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अंग्रेजों की सबसे बड़ी सफलता थी। पलासी की विजय जरूर एक विश्वासघात या कूटनीति का परिणाम थी, मगर बक्सर की विजय अंग्रेजों के लिए सचमुच उसकी शक्ति की विजय थी, उसके सैनिकों की विजय थी। तो इससे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, हम देख लेते हैं। एक प्रश्न पूछा गया है यूपीपीएससी मेंस 2012-16 और एमपीपीएससी प्री में 2008 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? ए. बक्सर की लड़ाई, बी. पलासी की लड़ाई, सी. प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, डी. प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा, बक्सर की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण थी, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए। एक और प्रश्न पूछा गया है यूपीपीएससी मेंस 2016 में कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? ए. सिराजुद्दौला, बी. मीर जाफर, सी. मीर कासिम, डी. नजमुद्दौला। तो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर बन गया था, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का अध्याय। अगले अध्याय में हम इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।